हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बच्चों, ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक्चुअली बॉन्ड कहाँ पर बनेगा? बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के बीच में बनेगा। तो हमारे पास जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करोगे आप? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स which behave as single entity and has definite physical and chemical properties। मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एक से ज्यादा एटम्स होंगे और मॉलिक्यूल एक सिंगल एंटिटी बिहेव करते हैं, और साथ में मॉलिक्यूल्स की क्या होगी? डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को जो फोर्स बांध के रखता है, दैट फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच बाइंड्स डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों केमिकल बॉन्ड तो बना, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जैसे कि वाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? साथ में केवल कुछ कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल क्यों है? जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वहां पर 3 हाइड्रोजन एटम क्यों आपस में नहीं मिलते? इसी तरह से कुछ एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे क्लोरीन आपस में कंबाइन करके Cl2 मॉलिक्यूल बना रहा है, लेकिन हीलियम जो है, हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाता? साथ में ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होती है? जैसे कि मान लो मेरे पास CH4 है, ये टेट्राहेड्रल होता है, या जो है मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी जो है वी शेप होती है। तो इनके जो है डेफिनेट ज्योमेट्री या डेफिनेट शेप क्यों होती है? ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो साथ में ये क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस दी गई, जिनमें से कॉमन है लुईस कॉशल अप्रोच, फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, फिर हमारे पास आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस चैप्टर में बच्चों हम 1 बाय 1 इन सारी थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लुईस कॉशल अप्रोच की। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनने के साथ आ रहे थे, इनका जो सेटिस्फैक्टरीली आंसर दिया वो सबसे पहले 1916 में लुईस और कॉशल ने दिया। एक्चुअली उन्होंने कंसीडर किया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एटम का, इसलिए इनकी थ्योरी को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी नाम दिया गया। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि जो नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, ठीक है, जैसे हमारे पास हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेंडॉन, इन गैसेस के जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया और देखा कि जो है इनके वैलेंस शेल में
इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? सबके पास, आप देख रहे हो, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के पास कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे आउट ऑफ मोस्ट शेल में। अब क्योंकि ये जो नोबल गैसेस थी ये कैसी थी? इनर्ट थी, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन को इन्होंने क्या करा? बेस बनाया और कहा कि जो बाकी एटम्स हैं वो भी क्या करते हैं? दे ट्राई टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इसलिए वो क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं ताकि उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है नियरेस्ट नोबल गैस जैसा हो जाए, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। तो इस तरह से एक रूल दिया गया जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। अब ये जो ऑक्टेट रूल था ये क्या था कि इसमें कहा गया कि एटम्स जो हैं कंबाइन करते हैं टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। Atoms combine to have 8 electrons in their valence shell. और कुछ जो है वो अपना डुप्लेट पूरा करते हैं। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है या जो है हमारे पास लिथियम है या बेरिलियम है। दे ट्राई टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में लाएंगे। तो किस तरह से वो कंबाइन करेंगे? इसके लिए हमारे पास दिए गए डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अब कौन कौन से होंगे ये मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन? तो ये कहा गया कि जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, they combine to complete their octet, and they complete their octet by either by complete transference of electrons, इलेक्ट्रॉन्स की वहां पर कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो सकती है बिटवीन वन अनदर, और दे कैन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है। ठीक है, किस लिए? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब ये जो शेयरिंग है ये 2 तरह से हो सकती है। एक होगा कि there is mutual sharing of electrons between the combining atoms, और हो सकता है sharing of electron is there but shared pair of electron comes only from one atom, मतलब there is sharing but not mutual sharing. Sharing is there but not mutual sharing, you can say. तो इस तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन से जो है अलग अलग तरह के बॉन्ड बनते हैं। जैसे जब कंप्लीट ट्रांसफरेंस होगी इलेक्ट्रॉन की तो हमारे पास बनेगा आयनिक बॉन्ड, और जब हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और जब हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है तो यहाँ पर शेयरिंग तो है बट नॉट म्यूचुअल शेयरिंग, तो हमारे पास बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, इसको बोल देते हैं हम। अब बॉन्डिंग को इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिए गए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या थे बच्चों? लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, और उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट थे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में
एक इलेक्ट्रॉन तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ये इसका वैलेंस शेल भी होगा, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन को एक डॉट से रिप्रेजेंट किया गया। मान लो मेरे पास जो है कार्बन है, अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, तो आप 1s2, 2s2, 2p2 लिखोगे। तो यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो कार्बन के ऊपर 4 डॉट। इस तरह से ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सिमिलरली हम नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? हम इसमें 5 डॉट लिख देंगे। या जो है मान लो मुझे ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, तो यहाँ पर 6 डॉट इस तरह से डाल देंगे। या जो है मान लो मुझे फ्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम वैलेंसी भी एटम्स की इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? कि मान लो जो है एक डॉट है तो वैलेंसी 1 हुई, जैसे यहाँ पे 4 डॉट है तो वैलेंसी 4। अब अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के केस में 8 माइनस 5, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 3। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम इजीली वैलेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों जो हमारे डिफरेंट मोड्स थे कॉम्बिनेशन के, उनमें पहला हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब कैसे डिफाइन करेंगे हम आयनिक बॉन्ड को? एक्चुअली आयनिक बॉन्ड जो है वो बॉन्ड होता है जो कि किन्हीं दो एटम्स के बीच में कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कंप्लीट ट्रांसफरेंस मतलब एक अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूसरे को दे देगा। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कैसे डिफाइन करोगे आप? अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ electrons from one atom to other atom, and क्यों ये ट्रांसफरेंस होएगी? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ट्रांसफरेंस हो रही है। ठीक है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है कोई भी, अब ट्रांसफरेंस कैसे होगी कि कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन निकालेगा और दूसरा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है या गेन करता है उसको बोल देते हैं हम उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी हुई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय लॉस्ट बाय एन एटम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय एन एटम, दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसको उस एटम की हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब किस तरह से आयनिक बॉन्ड बनेगा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड के बीच में हमने क्या करना है? बॉन्डिंग शो करनी है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। पर कैसे? सोडियम का पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख देंगे। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और साथ में क्लोरीन के पास, इसके पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। अब बच्चों ये जो सोडियम है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आप देख रहे हो आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा? इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसा हो जाएगा। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन अपना निकालना चाहता है। सिमिलरली ये जो क्लोरीन है, अब आप इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो इट इज 3s2, 3p5, और अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये क्या अटेन कर लेगा? कॉन्फ़िगरेशन 3s2, 3p6, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर लेगा। तो ये क्या करते हैं? ये सोडियम जो है कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर कर देता है टू
क्लोरीन। ठीक है, इस तरह से सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाला तो सोडियम के पास आ गया 1 पॉजिटिव चार्ज, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पे आ गया 1 नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि ये चार्ज्ड स्पीशीज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और ये जो है इस तरह से आपस में जुड़ जाएंगे बाय आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड को आप और कैसे डिफाइन कर सकते हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना। मान लो हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, सपोज मेरे पास है कैल्शियम फ्लोराइड। अब यहाँ पर कैल्शियम जो है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आफ्टर रिमूविंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे 2 है और हर एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके ये भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ले लेगा। तो क्या करता है ये कैल्शियम, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे देगा। देयर इज कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम ने अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकाल दिए और फ्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। अब कैसे लिखेंगे इसको, Ca, इसने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर बच्चों कितने फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो आप 2 फ्लोरीन ऐसे लिख दोगे और हर एक फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 1 नेगेटिव चार्ज। और जब इन्हें कंबाइन करके लिखोगे आप तो CaF2। तो इस तरह से ये जुड़ गए थ्रू आयनिक बॉन्ड। अब आपने याद रखना है ये जो आयनिक बॉन्ड बनता है ना बच्चों, हमेशा ये याद ही रखना है आपको, हमेशा जो है अनलाइक एटम्स के बीच में बनेगा। लाइक एटम्स के बीच में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, मान लो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब इसके बीच में हमने आयनिक बॉन्ड शो करना है तो कैसे करेंगे। अगेन मैग्नीशियम लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और चाहिए और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg2 पॉजिटिव बना लेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके O2 नेगेटिव बना देगा। तो अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस कम क्लोज टू वन अनदर एंड फॉर्म MgO, एनायनिक कंपाउंड। इस तरह से आयनिक जो है कंपाउंड हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, अब जो है हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स। किन फैक्टर्स पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करेगी, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बच्चों आपको पता ही है क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अब आपने देखा यहाँ पर जैसे हम मान लो सोडियम का एग्जाम्पल मैं ले रही थी, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था और ये 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली जो है क्लोरीन को क्या कर दे रहा था, दे रहा था। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को अगर दे रहा है तो इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो दैट एनर्जी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बना लेगा, Na पॉजिटिव बना लेगा। अब Na पॉजिटिव जितनी जल्दी बनेगा, ठीक है ना, उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और Na पॉजिटिव कब जल्दी बन सकता है, जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। ठीक है ना, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो आयनाइजेशन रिक्वायर्ड एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, दैट शुड बी स्मॉल। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है, आयनिक बॉन्ड उतनी ही जल्दी बनेगा, उतनी जल्दी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स बनेंगे और आयनिक बॉन्ड उतनी जल्दी बनेगा। मतलब
आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर ले लेते हैं, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी बच्चों, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। मतलब कितना एनर्जी चेंज हुआ जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो हमारे पास कौन सा आयन बन रहा है, एनायन बन रहा है, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन रहा है। अब इस नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनने में, मान लो ये सोडियम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इस क्लोरीन की भी कोई ना कोई एफिनिटी होनी चाहिए ना बच्चों कि ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। अब ये जितनी जल्दी इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतनी जल्दी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पर उतनी ही जल्दी एनायन बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, हमारे पास हाई होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास जल्दी क्या बन जाएंगे, एनायंस बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है फैक्टर आता है लैटिस एनर्जी। अब सबसे पहले तो बच्चों ये लैटिस एनर्जी क्या होता है ये पता होना चाहिए हमें, व्हाट इज लैटिस एनर्जी। अब क्या होता है हमारे पास, ये जो आयंस बने हैं ना, जैसे मान लो Na पॉजिटिव बना है, Cl नेगेटिव आयंस बने हैं, तो ये जब आपस में कंबाइन होंगे ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होएगा इनके बीच में, और उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण एनर्जी क्या होगी, यहाँ से रिलीज होगी। तो उस एनर्जी को हम बोल देते हैं क्या, लैटिस एनर्जी। मतलब हम कैसे डिफाइन कर लेंगे इस एनर्जी को कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है ना। जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं हम, तो इसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस क्या हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। अब ये लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। या आप यूं समझ सकते हैं कि उतना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगा। अब लैटिस एनर्जी भी तो फर्दर डिपेंड करती है। अब लैटिस एनर्जी क्या है बच्चों, एक्चुअली इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is directly proportional to magnitude of the charges on ions Q1 Q2। सपोज इन दो आयंस का मैग्नीट्यूड है अपॉन द डिस्टेंस बाय विच, the square of distance by which these ions are separated, ठीक है ना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है हमें लैटिस एनर्जी के बारे में। अब यहाँ पर ये लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, चार्ज ऑन आयंस। अब आप देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब ये चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, या लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हायर द चार्ज, हायर विल बी लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब कैसे समझ सकते हैं आप इसको, मान लो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल NaCl है एक कंपाउंड और एक है MgCl2। अब NaCl में Na पॉजिटिव, MgCl2 में Mg2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर चार्ज Mg पे ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी NaCl की कम होगी
और MgCl2 की ज्यादा होगी। नेक्स्ट जो है साइज ऑफ आयंस। अब क्योंकि बच्चों जो हायर चार्ज वाली स्पीशीज हैं वो क्या होती हैं, रेयर होती हैं, तो इसलिए हम दूसरा लेते हैं। इनके जो है साइज आयंस का किस तरह का होगा, साइज अगर छोटा है तो इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। आप यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पढ़ा ना हमने ऊपर, ठीक है। अब मान लो साइज क्या है, साइज इज स्मॉल, आयंस का साइज छोटा है, तो ये इंटर आयनिक डिस्टेंस उनके बीच में क्या होगी, कम होगी। अब ये डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह से साइज ऑफ आयंस अगर जो है बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इंटर आयनिक डिस्टेंस बड़ी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो लो लैटिस एनर्जी। तो इस तरह से ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड को। तो ये तो था बच्चों आयनिक बॉन्ड क्या होता है और किस तरह से बनता है, साथ में फैक्टर्स जो आयनिक बॉन्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।